हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, आज है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास 2। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 100 एमसीक्यू। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स व्हेन अप्लाइड टू डिविजिबल प्रोजेक्ट impliedly assume that प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या शो करता है हमें कि हमारे इनफ्लो कितना है। जिस भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो का रिलेशन हमें किससे पता चलता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से पता चलता है। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट के पार्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये है फुल प्रोजेक्ट और हम एक्वायर करने वाले हैं इसका ये पर्टिकुलर पार्ट, तो फिर क्या ये आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा कि एनपीवी क्या है, लीनियरली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट में। जैसे कि हमने पूरी इंडस्ट्री का जो है एनपीवी फाइंड आउट कर लिया और ये इंडस्ट्री का मान लीजिए कि 1/8 पार्ट है, तो एनपीवी इस 1/8 पार्ट में एप्लीकेबल हो जाएगा। और सेकंड है कि एनपीवी एडिटिव इन नेचर है। एडिटिव इन नेचर मीन्स एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा आउटफ्लो ज्यादा हो गया और इनफ्लो कम हो गया। ऑलवेज आउटफ्लो कम होना चाहिए और इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए, तभी तो एनपीवी एडिटिव होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ देयर इज नो इन्फ्लेशन ड्यूरिंग अ पीरियड देन द मनी कैश फ्लो वुड बी इक्वल टू। कोई इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारा मनी कैश फ्लो कैसे रहने वाला है? रियल कैश फ्लो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रियल कैश फ्लो मस्ट बी डिस्काउंटेड टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू एट अ रेट इक्वल टू रियल डिस्काउंट रेट। रियल कैश फ्लो को हम किस पे डिस्काउंट करेंगे? रियल डिस्काउंट रेट पे। रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू nominal rate divided by inflation rate. If the real rate of return is 10% and inflation's money discount rate is, तो क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा ऑप्शन ए 14.4%। इस क्वेश्चन को अगर आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए लेकर आएंगे एक फुल वीडियो थ्योरेटिकल की, और इनके जो भी डिटेल में कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी एक मैराथन में कवर हो जाएंगे। इफ द मनी डिस्काउंट रेट इज 19% एंड इन्फ्लेशन रेट इज 12%, देन द रियल डिस्काउंट रेट इज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हमारे नेक्स्ट ही क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मनी डिस्काउंट रेट का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। 1 + 12% मल्टीप्लाई बाय 1 + रियल रेट हमें पता नहीं है -1 इज इक्वल्स टू मनी डिस्काउंट रेट दैट इज 19। तो यहां पे आ जाएगा 1.12। तो रियल रेट को हम एक बार मान लेते हैं कि x, 1 + x माइनस ये -1 है और इक्वल्स टू 19। तो 19 के डिवाइड में ये चला जाएगा, सॉरी ये इसके डिवाइड में नहीं जाएगा। तो हम सबसे पहले ये जो 1 है जो माइनस में है इसको हम उधर ले जाएंगे। तो 1 + x इक्वल्स टू 19 + 1 20 डिवाइड बाय 1.12। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डायरेक्टली 19 लिखा है, लेकिन ये कितना है 19%। तो 19% को हम लिखने वाले हैं 0.19। तो जैसे ही ये 1 इसमें प्लस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1.19।
सो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1.0625। तो ये 1 है जो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0.0625 विच मीन्स 6.25%। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें मनी डिस्काउंट रेट, इन्फ्लेशन रेट और रियल रेट किसी को भी फाइंड आउट करना है, तो हमारा ये जो है फॉर्मूला क्या रहने वाला है, ये इसको आप मैथमेटिकली इससे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे वो मनी की है, चाहे वो इन्फ्लेशन रेट की है या रियल रेट की है। तो उसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके इन्होंने क्या बना दिया है, नेक्स्ट फॉर्मूला रियल डिस्काउंट रेट का। Two mutually exclusive projects with different economic lives can be compared on the basis of, देखिए कि अगर किसी प्रोजेक्ट ए की वैल्यू कितनी है, ये कितने इयर्स के लिए ये काम कर रहा है, 5 इयर्स के लिए, और ये 8 इयर्स के लिए, तो ये क्या है, इनकी इकोनॉमिक लाइफ्स है। बट अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम इनकी एन्युटी के अकॉर्डिंग वैल्यू देख लेंगे, मींस 1 ईयर के अकॉर्डिंग या फिर इंफिनिटी के अकॉर्डिंग। जैसे ही हम इनकी 1 ईयर की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट एन्युटी वैल्यू। रिस्क इन कैपिटल बजटिंग implies that the decision maker knows probability of cash flow। रिस्क कैपिटल बजटिंग क्या है कि हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं और जो डिसीजन मेकर है वो क्या प्रोबेबिलिटी लेके चलेगा कि इसके कैश फ्लो क्या आने वाले हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो इसकी प्रोबेबिलिटी लेकर चलता है। इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच adjusted cash flows are discounted at risk-free rate. Risk in capital budgeting is same as variability of cash flows. इसमें रिस्क क्या होता है कि हमें कैश फ्लो कितना रहने वाला है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। Which of the following is a risk factor in capital budgeting? रिस्क फैक्टर कौन कौन सा है कैपिटल बजटिंग में, इंडस्ट्री के जो स्पेसिफिक रिस्क हैं, कंपटीशन रिस्क और प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड द नॉर्मल रेट ऑफ डिस्काउंट इज इंक्रीज्ड। इन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड विच वन इज एडजस्टेड, rate of discount? NPV of a proposal as calculated by RADR real CE approach will be unequal। सो यहाँ पे RADR क्या है, RADR हमें बताता है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सीई का यहाँ पे क्या मीनिंग रहने वाला है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। तो ये कंप्लीटली एक फॉर्म बनाता है, तो ये हमें क्या डिफाइन करेगा कि पूरे बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है कैसा रहने वाला है। रिस्क ऑफ अ कैपिटल बजटिंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एडजस्टिंग द कैश फ्लोज, डिस्काउंट रेट एंड द लाइफ। एडजस्टिंग द लाइफ मीन्स 5 इयर्स प्रोजेक्ट ए की इकोनॉमिक लाइफ है और प्रोजेक्ट बी की है 8 इयर्स, राइट। तो ये नहीं है कि वो पूरा 5 साल ही चलेगा, हो सकता है कि आप उसको मेंटेन कर करके आप उसको उसकी लाइफ को बढ़ा भी सकते हो और उसे रफली यूज करके हो सकता है कि उसकी लाइफ कम हो जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, एडजस्टिंग द लाइफ, एडजस्टिंग द डिस्काउंट रेट और कैश फ्लोज। Which element of the basic NPV equation is adjusted by RADR, that is denominator?
डिनोमिनेटर को RADR में एडजस्ट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू डिविडेंड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को क्या हो गई हमारी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो इन पे हम क्या देने वाले हैं, डिविडेंड, राइट। तो यहां पे अगर हमारे पास ऑप्शन में होना था इंटरेस्ट, तो वो भी आ जाएगा बिकॉज ऑफ लोन और डिबेंचर्स, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ओनली यही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग sources of funds has an implicit cost of capital, that is retained earnings। implicit cost of capital क्या होता है कि वैसे हम कैपिटल ये ले नहीं रहे हैं, कैपिटल के सोर्सेस क्या हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, तो ये सारे क्या है, सोर्सेज हैं, लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज है। जो भी हम बिजनेस से कमा रहे हैं वो हमारी, और सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद हमारे पास एंड में जो बच जाता है वो होती है हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इन्हें हम इम्प्लिसिट मानते हैं कि हमारी अर्निंग्स हमारे पास ही पड़ी हुई हैं, लेकिन हम इन्हें कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज इक्विटी शेयर्स। लोन्स का भी फिक्स रहने वाला है, बॉन्ड्स का भी और प्रेफरेंस शेयर्स का भी, बट जो भी बच जाएगा वो किन्हें मिलेगा, इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उन्हें हम क्या मानते हैं, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज नॉन एज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओ, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है या फिर कोई भी और डिपार्टमेंट, वहां पे एक रिटर्न का पर्टिकुलर परसेंटेज आपको मिल जाता है, चाहे वो 6% है या 4% है या 3% है। तो ये जो रेट है ये क्या रहने वाला है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। कम से कम ये होता है, लेकिन इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स बेसिस, राइट। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि देखिए हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट वगैरह के सारे खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो हम इसमें माइनस करते हैं इंटरेस्ट को, और फिर इसके बाद हम माइनस करते हैं टैक्स को, और फिर इसके बाद हम माइनस करते जाते हैं जो भी इनके हमारे एक्सपेंसेस हैं। बट हम इसको क्या लेने वाले हैं, आफ्टर टैक्स लेने वाले हैं, बिकॉज ऑफ ये क्या है, टैक्स डिडक्टिव होते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज जनरली डिनोटेड बाय K0। Next question, which of the following cost of capital require tax adjustment, that is cost of debentures? Which is the most expensive source of funds? Equity। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं। Marginal cost of capital is the cost of additional funds in case the firm is all equity financed. Weighted average cost of capital would be equal to cost of equity. In case of partially debt financed firm, K0 is less KE. K0 KE से कम रहने वाला है, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं कि KE क्या रहने वाला है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहने वाला है, लेकिन डेट जो है कम फाइनेंस किया गया है, तो इससे क्या होगा, हमारी वेटेड एवरेज जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी।
In order to calculate weighted average cost of weights may be based on market value, target value or book value. Next question. Firm's cost of capital is average cost of all sources. An implicit cost of increasing proportion of debt is equity shareholders would demand higher return. Cost of redeemable preference share capital is discount rate that equates present value of inflow and present value of inflow and outflow relating to capital. तो प्रेफरेंस शेयर्स को जब भी रिडीम किया जाता है हम कौन सा डिस्काउंट रेट यूज करते हैं जो कि इक्वेट करता है इनकी प्रेजेंट वैल्यूज को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Retained earning are cheaper than external equity. Cost of capital may be defined as minimum rate of return that the firm should earn. Next question. Minimum rate of return that a firm must earn in order to satisfy its investors is also known as weighted average cost of capital. Cost capital for equity share capital doesn't imply that market price is equal to book value. Shareholders are ready to subscribe to right issue. Market price is more than issue price. इसका मीनिंग क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनमें से किसी भी चीज को इम्प्लाई नहीं करता. वो सिर्फ क्या बताता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है. इससे हमें कुछ भी नहीं पता चलने वाला कि मार्केट प्राइस इश्यू प्राइस से ज्यादा रहने वाला है, राइट इश्यू को किसने सब्सक्राइब किया है और मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू इक्वल है या नहीं. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनमें से किसी भी चीज को इंप्लाई नहीं करता. In order to calculate the proportion of equity financing used by the company, the following should be used: equity share capital plus reserve and surplus. So जब भी हम फाइंड आउट करने वाले हैं proportion of equity financing, तो हम इसमें क्या करेंगे, रिजर्व और सरप्लस को भी साथ में लेकर चलेंगे. The term capital structure denotes equity funds, preference capital and long term debt. Capital structure में ये सब कुछ आ जाएगा. Debt financing is a cheaper source of finance because of tax deductibility of interest. क्योंकि हम इसके इंटरेस्ट पे क्या है, टैक्स बचा लेते हैं. क्योंकि जब भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से सबसे पहले क्या माइनस होने वाला है, इंटरेस्ट माइनस होने वाला है और इसके बाद का जो पोर्शन है तो उस पे क्या लगने वाला है, टैक्स. तो ये जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा. सो इसलिए ये क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है बिकॉज ऑफ ये टैक्स को भी डिडक्ट कर देता है. In order to find out cost of equity capital under CAPM, which of the following is not required? CAPM के जो फॉर्मूला है उसमें कौन सी चीज नहीं रिक्वायर रहती है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स. Tax rate is relevant and important for calculation of specific cost of capital of debentures. Tax rate क्या है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है. एडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल. इससे क्या है, हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी. डजंट डाइल्यूट ऑनर्स कंट्रोल. ऑनर्स का कंट्रोल वही रहने वाला है. ऑनर्स कौन है, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इशुइंग न्यू शेयर्स टू द पब्लिक इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट. तो उस जब भी हम न्यू शेयर्स इश्यू करते हैं पब्लिक को तो उसके जो खर्चे हैं उसको हम क्या बोलने वाले हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज इक्विटी शेयर्स हैव हायर रिस्क देन डेट.
हायर रिस्क कैसे हो जाएगा कि ये माना जाता है कि किसी भी कंपनी में सारे खर्चे माइनस होने के बाद एंड में जो बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो वो ज्यादा भी हो सकता है और हो सकता है कि उन्हें कुछ भी ना मिले। तो सबसे ज्यादा हायर रिस्क किसका रहने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। Which of the following is not a generally accepted approach for calculation of cost of equity? Rate of preference dividend plus risk. इसे हम जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने में यूज नहीं करेंगे। कैपम को भी यूज कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को यूज कर सकते हैं और प्राइस अर्निंग रेशियो को भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लीवरेज हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग लीवरेज से हमें क्या पता चलने वाला है? बिजनेस का रिस्क कितना है। और फाइनेंशियल लीवरेज में हमें क्या पता चलने वाला है? फाइनेंसिंग रिस्क के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, which of the following is studied with the help of financial leverage? That is financial risk. Combined leverage is obtained from operating leverage and financial leverage by their multiplication. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसका हम मैराथन में भी इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। अगर आपको मैराथन क्लास चाहिए जिसमें हम ओनली कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो आप जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस को ये मैराथन वीडियो जो कंसेप्चुअल रहने वाली है वो चाहिए। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स हाई डेट प्रोपोर्शन. Operating leverage arises because of fixed cost of production. Financial leverage arises because of interest cost. So अभी हम जब इसके फॉर्मूलाज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से कैसे ऑपरेटिंग लीवरेज इफेक्ट होता है और इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इज कैलकुलेटेड एज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. तो सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास क्या रहने वाला है? कंट्रीब्यूशन। और इसी कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस। तो कंट्रीब्यूशन और EBIT के लिंक को कौन सी चीज इफेक्ट कर रही है? दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। यही था हमारा ऊपर का क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑपरेटिंग लीवरेज इसी की वजह से अराइज होती है, राइट। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज इज कैलकुलेटेड एज EBIT डिवाइडेड बाय PBT. तो इसी EBIT में से जब हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब हम कंपेयर करने वाले हैं EBIT और PBT को, यानी कि EBIT और EBT को। तो इसको इफेक्ट कौन सा फैक्टर कर रहा है? दैट इज इंटरेस्ट। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही बताया गया था कि फाइनेंशियल लीवरेज कैसे अराइज होती है? इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर फर्म्स? फर्म के लिए गुड कॉम्बिनेशन कौन सा रहने वाला है कि हाई ऑपरेटिंग लीवरेज और लो फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज जितनी कम रहेगी उतनी ही ये हमारे लिए सही रहेगा। बिकॉज ऑफ देखिए कि EBIT और PBT अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मीन्स हमारी PBT है जो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, राइट। बहुत ज्यादा कम होगी तभी तो ये फाइनेंशियल लीवरेज हमारी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे लिए गुड नहीं है, ये बैड हो जाएगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 100 की EBIT है और उसमें से इंटरेस्ट है 10, तो हमारे पास है PBT 90। बट वही दूसरा केस अगर हम देखें 100 में से 90 हमारा इंटरेस्ट है और हमारे पास है PBT 10, तो विच वन इज एक्सेप्टेबल? दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइंड लीवरेज कैन बी यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड EPS.
financial leverage is zero if EBIT is equals to zero. Business risk can be measured by operating leverage. Financial leverage measures relationship between EBIT and EPS. Use of preference share capital in capital structure increases financial leverage. रिलेशनशिप इंक्रीज कैसे होगी फाइनेंशियल लीवरेज, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि जैसे ही हम EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, EBT आ जाएगा. तो अब ये जो है ये फाइनेंशियल लीवरेज को इफेक्ट कैसे करेगा, ये जो प्रेफरेंस शेयर का है. सो इसका आंसर भी आप ही को कमेंट सेक्शन में देना है या फिर हम क्लास के एंड में आपको बता देंगे. रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल्स एंड चेंज is measured by combined leverage. Operating leverage works when sale increases or sale decreases. देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे वर्क करता है कि हमारी सेल्स हैं उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EBIT. तो इसका मेन फैक्टर कहां से स्टार्ट हो जाता है, सेल से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल्स टू, सो यहां पे क्या आ जाएगा, कंबाइन लीवरेज. कंबाइन लीवरेज इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज. अगर हम अदर चीजों को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये वाले फॉर्मूलाज आ जाएंगे. राइट तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल्स टू कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. इफ द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ऑपरेटिंग अगर फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, जीरो हो जाएगी तो क्या इनमें से कुछ भी जीरो हो जाएगा, नहीं, नन ऑफ द अबव. इफ अ फर्म हैज नो डेट, विच वन इज करेक्ट. फाइनेंशियल लीवरेज इज 1. फाइनेंशियल लीवरेज 1 कैसे रहने वाली है, EBIT में से इंटरेस्ट कितना माइनस होगा, 0. तो EBIT और EBT जब इक्वल हो जाएंगे तो दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1. दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज. If a company issues new share capital to redeem debentures, then financial leverage will decrease. If a firm has DOL क्या है, degree of operating leverage of 2.8, it means if sales rise by 1%, EBIT will rise by 2.8%. Higher operating leverage is related to use of higher fixed cost. Higher कैसे आ जाएंगी, अगर हमारा 100 का कंट्रीब्यूशन है, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हम 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास EBIT कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा. यही अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन 100 है और हम इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने वाले हैं 90, तो हमारे पास जो EBIT है वो कितना रहने वाला है, 10 है. सो हायर ऑपरेटिंग लीवरेज इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. ये क्या है, हायर हो जाएगी. तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम कैसे यूज करते हैं, ये किसके साथ लिंक करता है, ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ. हायर फाइनेंशियल लीवरेज इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ हायर डेट. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट EPS, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड preference dividend is divided by. EPS को कैलकुलेट करना है, अर्निंग पर शेयर. तो इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से. देखिए यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसमें से डिविडेंड माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, तो हमारे पास क्या बचने वाला है, प्रॉफिट रिमेनिंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स.
राइट तो इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज मे बी बेनिफिशियल. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है कि हम डेट को बिजनेस में यूज कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि हमारा रिस्क भी कम हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे क्या है रेट ऑफ रिटर्न पे बहुत फर्क पड़ेगा. बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अवेलेबल ओनली इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन रेट ऑफ रिटर्न. बेनिफिट क्यों रहने वाला है कि जो हमारा इंटरेस्ट का रेट है वो रिटर्न रेट से कम है. Indifference level of EBIT is 1 at which EPS 0, EPS minimum, EPS highest. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? None of the above. इनमें से कोई भी सही नहीं है. Financial break even level of EBIT is 1 at which EPS is 0. Break even level होता है no profit, no loss. Relationship between change in sales and operating profit is known as operating leverage. If a firm has no preference share capital, financial break-even level is defined as equal to interest liability. At indifference level of EBIT, different capital have same EPS. Which of the following is not a relevant factor? EPS analysis of capital structure, that is dividend paid last year. इसको हम EPS analysis में यूज नहीं करेंगे. Next question, for a constant EBIT, if debt level is further increased, then EPS may be increased. Between two capital plans, if expected EBIT is more than indifference level of EBIT, then one is better than other. Financial break-even level of EBIT is intercept at x axis. तो ये भी हम हमारी कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में. In case of net income approach, the cost of equity is constant. In case of net income approach, when the debt proportion is increased, the cost of debt is constant. Which of the following is true of net income approach? That is, value of the firm is equals to value of equity और value of debt को हम add कर देंगे. Net operating income approach, which of the following is constant? Weighted average cost of capital and cost of debt. Net operating income approach advocates that degree of debt financing is irrelevant. Judicious use of leverage is suggested by traditional approach. Which one is true for net operating income approach? That is, value of equity equals to value of firm minus value of debt. In the traditional approach, which one of the following remains constant? None of the above. Traditional approach में कुछ भी constant नहीं रहेगा. In MM model, irrelevance of capital structure is based on arbitrage process. That there is no corporate tax is assumed by net income approach, net operating income approach और ट्रेडिशनल अप्रोच. इन सभी अप्रोच में हम टैक्स को लेकर नहीं चलेंगे, तो ये मानकर चला जाएगा कि टैक्स है ही नहीं. दैट पर्सनल लीवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लीवरेज इज assumed by MM model. Which of the following argues that the value of levered firm is higher than the value of unlevered firm? That is net income approach और MM मॉडल विद टैक्सेस. इससे हमें क्या पता चलता है कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड फर्म से ज्यादा होती है. एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, विच वन इज करेक्ट? नन ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग assumes constant cost of debt and constant and cost of
equity, that is net income approach. Which of the following is true? Under net operating income approach, overall cost of capital remains same. The traditional approach to value of the firm means that value can be increased by judicious use of leverage. A firm has EBIT of 50,000, market value of that is 80,000 and overall capitalization rate is 20%. Market value of the firm under net operating income approach is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है. अगर हम देखते हैं कि जो डेट है इसको अगर हम लेकर चलेंगे तो 8,000 माइनस हो जाएगा. सॉरी स्टूडेंट्स, तो इसमें 8,000 माइनस नहीं होगा. तो हम डेट का रेट हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 20%, दैट इज 2,50,000 और इसमें से 80,000 हम डेट के माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1,70,000. तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर NOI? इनकरेक्ट रहने वाला NOI के लिए KE इज कांस्टेंट. सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म? फर्म की वैल्यू के लिए इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट रहने वाली है? दैट इज टोटल वैल्यू डजंट चेंज बिकॉज अंडरलाइंग डजंट चेंज विद फाइनेंसिंग मिक्स. तो अगर ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या रहने वाला है? वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए कौन से फैक्टर्स करेक्ट हैं? इन द इनिशियल प्रपोजिशन MM मॉडल आर्ग्यू दैट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनेंसिंग मिक्स और टोटल वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फर्म इज अदरवाइज आर्बिट्रेज विल टेक प्लेस. टोटल वैल्यू इनकॉर्पोरेट बोरोइंग्स बाय फर्म बट एक्सक्लूड पर्सनल बोरोइंग. तो बोरोइंग बाय फर्म को तो हम इंक्लूड करेंगे लेकिन पर्सनल बोरोइंग को इसमें एक्सक्लूड करेंगे, मतलब हम उसको इसमें नहीं लेंगे. सो स्टूडेंट्स, हमारे आज के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. सो थैंक यू एवरीवन.